फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ के मॉडल पेपर 1 2025 के खंड बा के प्रश्न नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको हमने पहले खंड आ में उसके बहुविकल्पी प्रश्न को बता रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में वहाँ हमने डाल रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम सब खंड बा के प्रश्न नंबर 2 के जितने खंड होंगे उन सभी खंडों पर चर्चा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। खंड बा का प्रश्न नंबर 2 है, कहता है सभी खंड कीजिए। इसमें टोटल आपको 6 खंड मिलेंगे और 6 के जो 6 प्रश्न होंगे वो 2-2 मार्क्स के होंगे। कितने नंबर के होंगे? ये 2-2 नंबर के होंगे। तो जैसा चलते हैं, पहला खंड का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य कितना है? आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको एक सारणी दिया है, आपको इस सारणी में एक वेरिएबल टर्म दिया है। कौन दिया है? के है। उस के का मान मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये इसको हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ सोल्यूशन में कैसे करेंगे, यहाँ हम टेबल बना लेंगे। तो टेबल में है कौन? एक यहाँ x का होगा, ये f का होगा और ये fx का होगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये x वाला टर्म और ये f वाला टर्म, ठीक है। तो x वाले टर्म में कौन है? 5, 15, 25 एंड 35, ये लास्ट में 45। ये है x वाले जो टर्म है वो क्या है? 5, 15, 25, 35 एंड 45। और f की बात करें तो इसमें f पे कितना है? 6, 4, 3 k इंटू 2 दिया है, ठीक है ना, ये दिया है। अब अगला हमारा प्रोसेस क्या होगा फ्रेंड्स, इन दोनों f और x का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे? f और x का गुणा कर लेंगे। यानी यहाँ गुणा करेंगे तो 6 पंचे कितना आएगा? 30 आएगा। यहाँ 15 चौका कितना होगा? 60 होगा। और ये 25 तियाँ कितना होगा? 75 ना। और यहाँ अगर हम 35 का मल्टीप्लाई k में करेंगे तो कितना ये मुझे देगा? ये 35 k देगा। ओके, कितना होगा? 35 के हो जाएगा। और यहाँ अगर 45 का मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो आपको मिलेगा 90। ओके, अब अगला स्टेप में क्या होगा? यहाँ आप एक स्टेप लिखेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है कि बारंबारता, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी होता है और फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। और सिग्मा एफ का मतलब होता है कि बारंबारताओं का योग, ठीक है। तो इसको जोड़ लेंगे तो 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15। अब ये k नहीं ऐड होगा, ठीक है, केवल हम इस नंबर को ऐड करेंगे। 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15 और 15 में k को जोड़ेंगे तो 15 प्लस k आएगा। क्या आएगा? 15 प्लस k आएगा। ओके, जब ये हो जाएगा अब इसके बाद हम यहाँ करेंगे, हमारा यहाँ स्टेप होगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स मतलब इनको हमें जोड़ना है, तो जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ेंगे? ध्यान रखना, ये के वाला टर्म ऐड नहीं होगा। ये जो के वाला टर्म है ये ऐड नहीं होगा। ये बाकी के वाले को छोड़ के जितने हैं सबको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ 0 5 5 यानी 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। और इसके बाद 6 3 9, 9 7 16, 16 9 25, ठीक है, 25 आएगा। तो यहाँ आप 25 लिख दीजिए। 25 प्लस ये कितना होगा? ये 35 के जो है वो ऐसे प्लस के फॉर्म में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनका सम कितना हो गया? एफ एक्स का जो सम है वो कितना आया? 255 प्लस 35 के। ओके, इनको हम जोड़ेंगे तो 255 प्लस 35 के आएगा। अब आपको क्या लगाना है? फार्मूला आप जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स। क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है? सिग्मा एफ। अब आपको मिला है कि समांतर माध्य
ये जो समांतर माध्य आपको मिला था कितना है, वो है 21.5। तो आप इसके प्लेस पे रख दीजिए 21.5 इक्वल टू, अब आपको सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू रखनी है। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 255 प्लस 35 के। तो आप यहाँ रख दीजिए 255 प्लस कितना 35 के, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 15 प्लस के। ओके, अगर आप इस डेसिमल को रिमूव करना चाहते हैं तो आपका कैलकुलेशन सिंपल तो नहीं होगा, लेकिन आपको सिंपल लगेगा। इस क्या करना है, इस डेसिमल को मुझे फ्रैक्शनल के फॉर्म में कर लेना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 21.5 जो होता है वो किसका आधा होता है, वो 43 का आधा होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 43/2। भाई सिंपली 21 का आधा जो होता है, सॉरी 21 का दुगना जो होता है, वो 21.5 जो होता है वो किसका आधा होता है, वो होता है 43 का आधा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 255 प्लस कितना, ये 35 के ऐसे रहेगा, और बटे में कितना हो जाएगा 15 प्लस के। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी इनका गुणा इसमें करेंगे। तो कैसे करेंगे, 43 ये 15 प्लस के, और यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा, किस में हो जाएगा 255 प्लस 35 के में। ठीक है, तिरछा गुणा जिसे कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इनका गुणा इनसे कर देंगे और इनका गुणा इनसे कर देंगे। तो यहाँ जब आप 43 से गुणा करेंगे तो 15 का पहाड़ा आप 3 में पढ़ेंगे, तो 15 तिहाइयाँ, ये 15 का पहाड़ा 3 में, 15 तियाँ 45 के 5 हासिल बचा 4, 15 चौका 60, 60 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 64। ठीक है, अब इस 43 का गुणा अब आप के में करेंगे तो मिलेगा 43 के हो जाएगा। ओके, बराबर यहाँ कितना होगा, 2 का पहाड़ा पहले आप इकाई में पढ़िए, फिर दहाई में पढ़िए, फिर सैकड़ा में पढ़िए। आप जो कैरी बचती है उसको ऐड करते जाइए। 2 पंचे 10 का शून्य हासिल बचा 1, फिर 2 पंचे 10, 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 के 1 हासिल बचा 1, फिर 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 2 दूना 4, 4 1 5 हो जाएगा। और इनका 2 का पहाड़ा 35 में करेंगे तो आएगा 70 के, कितना आएगा 70 के हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस के वाले टर्म को एक साथ करिए और जो संख्या वाली टर्म है उसको एक साथ करिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 645, और ये 510 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 510 ये 70 के माइनस 43 के हो जाएगा, क्योंकि इधर ये 43 के प्लस में था, उधर जाके 43 के माइनस हो जाएगा। और इसको घटाएंगे आप तो कितना मिलेगा, 5 में से 0 गया 5 आएगा, 4 में से 1 गया 3 आएगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, बराबर यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 27। घटा लीजिए, 5 0 में से 3 नहीं घटेगा, उधार लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 आएगा, यहाँ बचा कितना 6 बचा, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, ये आएगा। अब इधर ये गुणा है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग, यानी 335/27 बराबर के हो जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 27 का पहाड़ा इसमें 5 बार जाएगा। ठीक है, भाग कर लीजिए, अगर आपको समस्या हो रही है तो आप 27 से भाग करेंगे 135 में तो कितना आएगा, के का मान आएगा 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वाले प्रश्न को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम बोर्ड में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से ज़रूर आप पढ़ें। ठीक है, और यदि फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलते हैं अगले इसके खंड पर, चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का खंड खा है, कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के इंटू x माइनस 1 बराबर 0 के मूल कैसे होंगे, समान होंगे। तो हमें इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ हल, इस आप इक्वेशन को पहले आप नोट कर लीजिए। कितना है, इक्वेशन है 2x² माइनस के इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, आप इनसे जो k का है इसमें गुणा कर दीजिए, k का गुणा। तो 2x² माइनस k का गुणा जब x में करेंगे तो हो जाएगा kx, और ये हो जाएगा प्लस k इक्वल टू 0। ये हो जाएगा भाई, आप माइनस k से जब गुणा करेंगे x में तो माइनस kx आएगा, और इस माइनस k का गुणा -1 में करेंगे तो प्लस k हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है चूंकि क्या कहता है,
चूंकि कह रहा है मूल जो है वो कैसे हैं, मूल बराबर हैं, मूल कैसे हैं, बराबर हैं, अतः मूल कैसे है, बराबर हैं, अतः क्या होगा, अतः जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, विविक्तकर होता है, वो कैसा होता है, शून्य होता है। तो ध्यान रखना, अगर आपको हमने ये चौथे चैप्टर में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जरूर जाए, प्ले लिस्ट में हमने चौथा चैप्टर डाल रखा है। वहाँ क्या होता है, कहता है कि यदि मूल बराबर है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, शून्य होता है, यानी डी बराबर क्या होता है, शून्य। अब डी बराबर आपने फार्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ओके, ये फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ से b क्या होता है, b जो होता है वो समीकरण में x का गुणांक को हम b कहते हैं। तो यहाँ x का गुणांक कौन है, माइनस k है, तो माइनस k का होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस 4 तो वही रहेगा। a क्या होता है, a जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 2। c क्या होता है, c का मतलब है ये कांस्टेंट टर्म k इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ से माइनस k का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाता है वो प्लस, यानी हो जाएगा k स्क्वायर प्लस में ये 4 दूना 8k हो जाएगा, बराबर कितना, 0। यानी k स्क्वायर, या यहाँ से k कॉमन ले लें तो क्या आएगा, k कॉमन लेंगे तो हो जाएगा k माइनस 8 बराबर 0। अब एक बार k का मान 0 कर सकते हैं और एक बार k माइनस 8 बराबर 0 करेंगे तो k का मान 8 आएगा। यानी क्या हो जाएगा, या तो k का मान जो है वो 0 हो सकता है या फिर k का मान जो है वो 8 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है जब कभी भी आपसे कहा जाए कि मूल बराबर हो तो इसका मतलब है d बराबर 0 होगा, और d का फार्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, d को क्या बोलते हैं, d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट या फिर विविक्तकर। ओके, तो ये फ्रेंड्स इस प्रश्न का सलूशन रहा। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर अच्छे से समझ में होगा। चलते हैं इसके अगले खंड पर, चलते हैं। प्रश्न 2 का खंड ग है। ये क्या कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है, 44 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त में कितने चतुर्थांश होते हैं, वो 4 चतुर्थांश होते हैं। मतलब है कि वृत्त के क्षेत्रफल का जो चौथाई भाग होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि चतुर्थांश बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है, मुझे वृत्त की त्रिज्या चाहिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और मुझे ये त्रिज्या तो मालूम नहीं है। ये त्रिज्या हम किससे फाइंड करेंगे, इसकी परिधि से। किसकी परिधि से, वृत्त की परिधि के हेल्प से हम क्या ज्ञात करेंगे, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। और जब वृत्त की त्रिज्या मुझे मालूम हो जाएगी तो हम क्या ज्ञात करेंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चलते हैं, सबसे पहले हम परिधि की हेल्प से क्या ज्ञात करेंगे, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया हुआ, 44 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। वृत्त की परिधि का मतलब उसकी बाउंड्री, वृत्त के जो चारों तरफ की लेंथ होती है उसको हम परिधि बोलते हैं, और परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r। और ये कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 2 का मतलब 2, पाई का मतलब 22/7, और r का मतलब आपको ज्ञात करना है तो रहने दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 44। ये 22 दूना 44 बटे में कितना, 7 गुणे r हो जाएगा, बराबर कितना, 44। अब यहाँ से r का मान निकालने के लिए मुझे इनको इस साइड ले जाना पड़ेगा, और यहाँ से ये भाग है तो ये गुणा हो जाएगा, और जो गुणा है ये भाग हो जाएगा। यानी r बराबर क्या हो जाएगा, 44 गुणे 7। जो इधर भाग था इधर आके गुणा हो गया, और जो इधर गुणा था इधर आके क्या हो जाएगा, भाग, यानी बटे में 44 से कट जाएगा तो r का मान कितना आएगा, 44। अब r का मान आपको पता हो गया, r का मान कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, सॉरी 44 नहीं, 44 से कट जाएगा तो r का मान कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। कितना, r का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश क्या होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का चौथाई। किसके क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का चौथाई। ठीक है,
तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे में कितना 4, पाई का मान 22/7 और गुणे आर का मान कितना है 7 का स्क्वायर। अगले स्टेप में 22/7 इसको हम लिख सकते हैं 7 × 7 ना, तो यहाँ से एक 7 कट जाएगा तो कितना आएगा 22 × 7 154 सेंटीमीटर क्या आएगा स्क्वायर। ये होगा इस खंड खा का उत्तर। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 154, सॉरी एक और थोड़ा सा गलत हो गया फ्रेंड्स, यहाँ बटे में 4 है तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा बटे में गुणे में 4, तो यहाँ भी 4 और यहाँ बटे में हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये होगा इसका आंसर। और इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ चौथाई है तो यहाँ चौथाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 और यहाँ सब जगह 4 करना पड़ेगा। ये जो है 154 जो है 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 77/2। ठीक है, तो ये आएगा इसका कितना आंसर 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अगले खंड पर। चलते हैं फ्रेंड्स, खंड घ है, कहता है सिद्ध कीजिए कि 5 धन करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या मुझे प्रूव करना है कि 5 धन करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो मुझे अपरिमेय प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप इसको मान लेंगे, माना ये एक परिमेय संख्या है, थोड़ी देर के लिए हम इसको मान लेते हैं, माना ये कौन सी संख्या है एक परिमेय संख्या। तो हल में कैसे लिखोगे, माना 5 धन करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। एक कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर ये परिमेय है तो इसका मतलब है इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि आप जानते हो जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q चाहे a/b कर लीजिए, तो यहाँ क्या करेंगे a/b बराबर क्या लिख सकते हैं 5 धन करणी में 3। ठीक है, अब a और b क्या है, जहां यहां लिख लीजिएगा थोड़ा सा कि जहां a और b, जहां a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इतना आप जरूर लिख देंगे कि a और b क्या हैं, तो a और b दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं जिनमें a और b या जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा, क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, इसको आपको इधर ले आना। 5 को है, ये तो आपके धनात्मक पूर्णांक है, तो ये भी धनात्मक पूर्णांक है, तो इसको आप इधर कर लीजिए। तो a/b ये हो जाएगा -5 बराबर क्या हो जाएगा, ये करणी में 3। अब इसको हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा a माइनस ये 5 भी हो जाएगा, पूरे का बटे कितना जाएगा b। ठीक है, बराबर कितना करणी में 3 ना, कितना आएगा भाई, हम 5 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा a माइनस 5b का होल अपॉन b इक्वल टू √3। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं,
दो धनात्मक पूर्णांक हैं, इसलिए कौन, यही ये वाला a-5b का होल अपान b एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। ये तो कंफर्म है। अगर a और b जो है वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका मतलब है a और b इनका जब हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या। और अगर ये परिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब है a भी एक परिमेय होनी चाहिए। तो इसलिए करड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि असत्य है। जो कि क्या है? असत्य है। असत्य होने का मतलब है, जो कि असत्य है, इसका मतलब है आप जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः आप लिखोगे, अतः 5 धन करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः का 5 धन करड़ी में 3 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा ये प्रश्न नंबर 2 का खंड घ। ठीक है, और ये प्रश्न है, आप डियर जो है आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ लें। इस टाइप का एक क्वेश्चन तो 100% आप जान लीजिए आना तय है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको इग्नोर मत करिए, इसको अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपके पास जो भी हम वीडियो भेजेंगे वो सबसे पहले वो आपके पास पहुँचे। ठीक है, ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले खंड पर, जो क्या है, कहता ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 28 हो और गुणनफल 182 हो। जिनका योग 128, ये फ्रेंड्स 128 का पेयर अभी आप सॉल्व करोगे तो नहीं बनेगा। ये कितना होना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 27 होना चाहिए। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो, 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। आपको ऐसी संख्याएं 2 ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, तो आप यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे हल में। ये कौन से चैप्टर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ये चैप्टर नंबर 4 का प्रश्न है। ठीक है, आप वहाँ देखेंगे तो आपको ये प्रश्न जरूर मिलेगा। ठीक है, हमने डाल रखा है वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ लिस्ट में जाइए, वहाँ सब वीडियो पढ़ रखी हैं। ठीक है, चलते हैं। कहता है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब वो 2 संख्याएं कौन सी हैं हमें बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है तो उनका योग कितना है, वो है 27। तो मानेंगे कैसे, माना पहली संख्या कितनी है, वो मान लेते हैं x है। संख्या बराबर कितना, x, माना पहली संख्या वो है x। अच्छा बताइए, अगर 2 का योग 27 है और उनमें से अगर आपको एक मालूम हो जाए तो दूसरी तो आप मालूम कर लोगे। सपोज करिए अगर 2 का योग 27 है और एक आपको पता हो जाए कि पहली संख्या 10 है, तो दूसरी क्या होगी, 27 - 10। उनके योग में से आप पहली को निकाल दीजिए तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है ना, तो 27 माइनस, अगर आपको पहली संख्या 15 पता है तो 27 - 15 कर दीजिए, यानी 12 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पहली संख्या पता हो गई तो आप तो क्या लिखोगे, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 27 - x। इन दोनों संख्याओं के योग में से पहली को निकाल दीजिए तो दूसरा मिलेगा। तो दोनों का योग कितना है, 27 है, उसमें से पहली वाली संख्या को घटा दीजिए तो आपको दूसरी वाली संख्या मिल जाएगी। अब प्रश्न कहता है कि इनका गुणनफल कितना है। इनका गुणनफल जो है वो कितना है, 182 है।
ठीक है, यहाँ और लिख लीजिएगा, और गुणनफल कितना हो 182। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न कहता है उसके अनुसार क्या हो जाएगा। प्रश्न कहता है इन्हीं दोनों का गुणनफल, यानी पहली और जो दूसरी संख्या है उन दोनों का प्रोडक्ट जो है 182 है। तो पहली संख्या क्या है, ये है x गुणे दूसरी संख्या क्या है, वो 27 माइनस x, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182, 182। और यहाँ से जब आप गुणा करेंगे तो x गुणा पहले आप किस में करोगे 27 में, फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा 27x माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है, इसको दूसरी साइड ले जाइए, क्योंकि x स्क्वायर जो निगेटिव है इसको इस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इस तरह पॉजिटिव था उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, यानी 27x और ये 182 अपने ही साइड में रहेगा तो प्लस में रहेगा, बराबर कितना 180। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब इसका मुझे क्या करना है, द्विघात समीकरण में मिल गया तो अब इसका मुझे क्या करना है, सॉल्व ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, हमने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की 2-3 मेथड होते हैं। पहला हमने आपको बताया था गुणनखंड विधि, दूसरा आपको हमने बताया था क्या, दूसरा आपको बताया था पूर्णवर्ग विधि, और तीसरा आपको हमने बताया था श्रीधराचार्य विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को हल ज्ञात करना आपको हमने सिखा रखा है। यदि आपने नहीं सीखा है तो वह चौथे चैप्टर में आप जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में पढ़ रखी है, वहाँ आप जाएंगे तो आपको अच्छे से वहाँ जरूर बताया गया। और जिसने उस वीडियो को जब देखा है वो गारंटी है कि वो इस क्वेश्चन को मिस नहीं करेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेगा 182 आएगा, कितना आएगा 182। तो 182 आएगा, इसका मतलब है बीच वाले टर्म में 27 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 182 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 27। ठीक है, तो x अगर आपको दिक्कत हो रही है तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई जो भी आ रहा है उसका आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 182 वैसे बनेगा 13 और 14 का जोड़ा, कैसे बनेगा, 2 से काटिए, 2 9 18, 2 1 के 2, ये 3 से कटेगा नहीं, ये 7 से कटेगा तो 7 13 91, यानी ये 13 से, तो यहाँ 7 दूनी 14 और ये 13, तो 14 और 13 को जोड़ेंगे 27 आएगा, यानी जोड़ा कितने का बनेगा 14x माइनस कितना 13x और प्लस 182 बराबर कितना 0। अब दो दो को बना लीजिए पेयर, कॉमन लेंगे तो पहले पेयर में कॉमन है x माइनस 14 और यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस, ये माइनस की वजह से अंदर वाला चिन्ह प्लस चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी ये भी आएगा x माइनस 14 और ये हो जाएगा x माइनस 14 एक ब्रैकेट में, x माइनस 13 एक ब्रैकेट में, बराबर कितना 0। तो एक बार x माइनस 14 को बराबर 0 करिए तो x बराबर 14 आएगा, और एक बार x माइनस 13 को आप 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना मिलेगा, वो 13 मिलेगा। यानी x के दो मान हो सकते हैं, वो 14 और एक 13। अगर आप 14 लेंगे तो पहली संख्या 14 मानेंगे, दूसरी 13 आ जाएगी, और अगर आप पहली संख्या 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 14, यानी पहली संख्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर कितना, वो हो जाएगी 14। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 13। ठीक, तो दूसरी वाली जो संख्या होगी वो होती जाएगी 13। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो समझ में अच्छे से आई है तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले खंड पर। चलते फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 का अंतिम खंड है, क्या है, ये भी कितने मार्क्स का है, प्रश्न खंड 2 के जितने भी खंड होंगे वो सब कितने मार्क्स के होंगे, वो 2-2 मार्क्स के होंगे। तो ये भी प्रश्न 2 ही मार्क्स का है। कहता उस खंड का, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को जोड़ने वाली या मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये चैप्टर नंबर 7 का प्रश्न है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले प्रश्न कहता है कौन से दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को, एक बिंदु कौन है, वो है -1, 7, ये कोई पॉइंट था ये, और दूसरा पॉइंट कौन है, वो है 4, -3। इसको मिलाने वाली रेखाखंड, ये रेखा कोई है, दो बिंदु है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को एक कोई तीसरा बिंदु है P
इसको कोई तीसरा बिंदु है जो किस अनुपात में विभाजित करता है, वो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं ये बिंदु जो है ये A है और ये क्या है B। तो A और B को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसको एक कोई तीसरा बिंदु P है जो किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो फ्रेंड्स ये इंटरसेक्शन का फार्मूला है। ये क्या होगा, ये M1 होगा, ये M2 होगा, ये X1 है, ये Y1 है, ये X2 है और ये Y2। ठीक है, फिर से एक बार समझ ले, ये क्या होगा, ये M1 होगा, ये क्या होगा, ये M2 होगा और ये क्या होगा X1, ये होगा Y1 और ये होगा क्या X2, ये होगा Y2। ठीक है, तो ये आपको फार्मूले में रखना है। अब कैसे रखेंगे, तो लिखेंगे कैसे, बिंदु किसका निर्देशांक, यही P, बिंदु P का निर्देशांक बराबर क्या होता है, कोई बताएगा फ्रेंड्स, क्या होता है, M1 X2 प्लस M2 X1, यही होता है M1 X2 प्लस M2 X1 बटे में M1 प्लस M2 कॉमा फिर M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे में क्या होता है M1 प्लस M2। ये होता है जब किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु किसी अनुपात में विभाजित करे, तब उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो M1 का मान क्या हो जाएगा, M1 का मान 2 है तो 2 रखिए, इसी पर रखिएगा M1 गुणे X2 का मान यहाँ कितना है 4 है, रख दीजिए, प्लस M2 कितना है 3 है, रख दीजिए, X1 कितना है, ये -1 है, रख दीजिए, बटे में M1 का मान है 2, तो 2 धन कितना 3, ये कॉमा। अब दूसरे पे चलाइए, M1 क्या है, M1 फिर 2 है, Y2 कितना है, ये है -3 और धन M2 कितना है, वो है 3 गुणे Y1 कितना है 7, बटे में क्या हो जाएगा 2 धन 3। ओके, ये रहा, हमने मान जो है पुटअप कर दिए, जो जहाँ M1 था M1 का मान, M2 का मान रख दिया, ये सारे इस प्रकार से रख लिया। अब कैसे करेंगे, ये 4 दूनी कितना होगा 8, ये प्लस और माइनस होगा, 3 1 के 3 यानी बटे में कितना 3 2 5 और कॉमा यहाँ माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 और यहाँ प्लस 7 3 कितना 21 बटे में कितना हो जाएगा 5, इसको भी बंद कर दीजिए और यहाँ 8 में से 3 निकल जाएगा तो 5 बटे कितना आएगा 5 और यहाँ 21 में से 6 निकल जाएगा तो हो जाएगा 15 बटे कितना 5 और इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1 कामा कितना हो जाएगा 3। तो ये जो है वो बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा 1 कामा 3। ओके, तो इस तरह से इस प्रश्न का सलूशन होगा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें अपने फ्रेंडों में, अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस जितने भी मॉडल पेपर है, जितने भी आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड निर्देश होंगे, वो जब हम भेजेंगे तो सबसे पहले वो आपके पास पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, थैंक्स।